हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बिहार एस्टेट की क्लासों को कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से, लैपटॉप में प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों की क्लास लेने में असमर्थ था, इसीलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों की 8 नंबर की क्लास रहने वाली है। अगर हम लोग ये पार्ट 2 रहने वाला है, ये सॉरी यहाँ पर पार्ट 2 लिखना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, त्याग अनुपात के बारे में हम लोगों ने जाना था, लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में जाना था। तो बहुत सी बातें मैंने समझाई हुई थी और मैंने कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो साझेदारी का अर्थ की बात करेंगे। साझेदारी का अर्थ मैंने बताया था, त्याग अनुपात के बारे में बताया था। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, तो त्याग अनुपात बराबर हम लोगों ने बताया था कि पुराना अनुपात और माइनस करते हैं हम लोग क्या, तो वहाँ पर करते हैं पुराना अनुपात माइनस नए अनुपात को हम लोग वहाँ पर माइनस करते हैं। तो इतनी बातें मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताई थी। तो अगर पिछली क्लास को देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग देख लीजिए कि हम लोगों ने पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं कि साझेदारी के अर्थ के बारे में बताया था कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी को अर्थ को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं। कि तो छोटा सा मैंने आप लोगों को एक तरीके से छोटा सा महत्वपूर्ण कुछ बातें बताई हैं, लेकिन साझेदारी का अर्थ तो जो है वो बहुत ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन साझेदारी की विशेषताओं के बारे में मैंने बताया था कि हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, और ये आईएमपी जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। पुनर्गठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने कुछ बातें आप लोगों को समझाई थी यहाँ पर। ठीक है, त्याग अनुपात के बारे में बताया था। त्याग अनुपात के कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को, एक क्वेश्चन ये करवाया था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, और होमवर्क में ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। अगर हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साझेदारी परिवेश क्या होता है। ठीक है, नए साझेदार की पूंजी के बारे में जानेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात के बारे में जानेंगे। ठीक है, साझेदारी फर्म के विघटन का आशय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और भी कई बातें हैं, जैसे कि साझेदारी के प्रकार हैं, कि इनको, जैसे मान लो साझेदारी का विघटन करने का, साझेदारी विघटन की रीतियाँ, साझेदारी विघटन की रीतियाँ या फिर इनके प्रकार क्या क्या हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत इनकी बात करते हैं। फिर उसके बाद विघटन संबंधी लेखों की बात करेंगे कि विघटन संबंधी जो लेखे होते हैं उसके लिए कौन कौन से लेखे किए जाते हैं। तो और मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो भी मैंने आप लोगों के लिए, बच्चों ने कहा था कि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराइए, तो वो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आ पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कि 3-4 दिनों के बाद क्लास ली हुई है, लेकिन मुझे आज लेनी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों की क्लास पहले ज़रूरी समझी कि एक क्लास कम से कम थोड़ी सी छोटी सी है, लेकिन लेंगे ज़रूर। ठीक है, उसके बाद विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन का परिणाम के बारे में जाना था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे, अच्छी तरीके से इनको समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एमसीक्यू में मैं भी आप लोगों को दिखा दिए हैं कि इनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि साझेदारी का प्रवेश, साझेदार में साझेदारी की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी की। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी की। और साझेदारी में हम लोग बात कर रहे हैं साझेदार का प्रवेश की। मान लो कि ए है और बी है, ये दो लोग पहले से पार्टनर थे, तो ये साझेदारी
ये साझेदार हैं, पहले से जो साझेदार हैं उन्हें कहेंगे हम लोग पुराने साझेदार। क्या कहेंगे? पुराने साझेदार कहेंगे, या फिर इनको इंग्लिश में बात करते हैं तो इन्हें कहेंगे ओल्ड पार्टनर कहेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, सी को यहाँ पर एंट्री देते हैं, सी को प्रवेश देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा नया साझेदार। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नया साझेदार। हो सकता है ये बातें आप लोगों को मालूम हो, लेकिन हम तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और एक एक बात को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की पूरा प्रयास करते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं कि साझेदार का प्रवेश। तो इसको पढ़ेंगे कि फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में सम्मिलित करना साझेदार का प्रवेश कहलाता है। ऐसी स्थिति में नए व्यक्ति सहित सभी साझेदारों के मध्य पुनः साझेदारी का ठहराव होना आवश्यक है। अब बात क्यों आती है, क्यों ठहराव की बात आती है? तो देखो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो सी आए यहाँ पर, तो ये जो लोग पहले से मान लो कि 1:2 में विभाजित करते थे अपना लाभ हानि को, ठीक है, लेकिन अब सी के आने से ये लाभ हानि इनकी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए अब कौन कौन है? तो अब हैं ए, अब हैं बी और हैं सी। तो अब तीनों का अनुपात निकालेंगे तो हम लोग अब जो ठहराव होंगे, जो भी बातें होंगी, उन्हें पुनः साझेदारी का ठहराव होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मतभेद ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर साझेदारी की बात करते हैं कि साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कि सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। तो ये बात किस में कही गई है? साझेदारी अधिनियम कौन सा है? तो एक बात यहाँ पर याद रखिए कि साझेदारी अधिनियम, मालूम है कि आप लोगों को मालूम होगा कि साझेदारी अधिनियम कौन सा है। तो याद रखिए कि वो कौन सा है, साझेदारी अधिनियम कौन सा है? तो 1932 है। ठीक है। 1932 की धारा 31 के अनुसार हम लोग नए साझेदार के प्रवेश की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो कि ये सी जो है नया पार्टनर है, तो ये जो पूंजी लाएगा तो ये होगी नए साझेदार की पूंजी। ये क्या होगी? तो ये होगी नए साझेदार की पूंजी, क्योंकि हमने सी को शामिल ही इसीलिए किया है कि सी जब शामिल करेंगे तो सी क्या क्या लेकर आएंगे? तो सी पूंजी लेकर आएंगे, हो सकता है ख्याति लेकर आएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग गुडविल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि नए साझेदार की पूंजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि नए साझेदार द्वारा फर्म में लाई गई पूंजी का निर्धारण सभी साझेदारों की आपसी सहमति से किया जाता है। नया साझेदार पूंजी नकद के रूप में अथवा माल या संपत्ति के रूप में अथवा आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से माल या संपत्ति के रूप में लाता है। यहाँ पर बात आती है कि जो नया साझेदार आता है वो पूंजी किसके हिसाब से लाता है? तो आपसी सहमति से सभी साझेदारों की आपसी सहमति से पूंजी लाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर हो सकता है कि वो पूंजी कैसे लाए, तो पूंजी हो सकता है, पूंजी जो है हो सकती है नगद में भी हो, नगद में भी हो, नगद में भी हो, और हो सकता है कोई संपत्ति दी जाए, कोई संपत्ति या फिर माल दिया जाए। ठीक है, माल दिया जाए। ठीक है, मतलब कि नगद भी दे सकता है वो नया पार्टनर, और हो सकता है कि कोई माल या संपत्ति भी लगा सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसा कि मतलब कि उसने कुछ हिस्सा नगद में दे दिया हो, मान लो 50% नगद में दे दिया हो और 50% का माल या संपत्ति लगा दी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आंशिक, आंशिक का मतलब होता है यहाँ पर कुछ हिस्सा, आंशिक का मतलब होता है पार्टली। ठीक है, आंशिक। ठीक है, तो आंशिक का यहाँ पर मतलब है कि कुछ हिस्सा इसने नगद में भी लगाया हो और हो सकता है कि कुछ हिस्सा माल या संपत्ति के रूप में दिया हो। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग जब देखो नए साझेदार को पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने साझेदार का प्रवेश कर लिया है, साझेदार की पूंजी के बारे में जान लिया है, अब व्यापार में इस पूंजी को लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे, लेकिन इसकी पूंजी तो हमने लगा दी, मान लो सी की पूंजी हमने व्यापार में लगा दी। पहले दो लोग थे, ए थे और बी थे। अब इन्होंने किसको साझेदारी में प्रवेश दिया, तो आप कहेंगे कि इन्होंने सी को प्रवेश दिया है। किसको प्रवेश दिया है? सी को प्रवेश दिया है। ठीक है, ये प्रवेश दिया है। अब यहाँ पर एक बात ये भी तो है कि यहाँ पर सी को प्रवेश दिया है, सी की पूंजी को यूज किया है, सी की पूंजी तो लग गई व्यापार में, लेकिन सी को क्या मिलेगा? तो सी को लाभ में हिस्सा मिलेगा, लाभ और हानि में हिस्सा होगा, हिस्सा होगा। ठीक है, लाभ और हानि में हिस्सा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कौन से अनुपात में होगा? तो उसी को कहते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। अब यहाँ पर बात आती है कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है। इसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं क्या बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों का लाभ प्रभावित होता है। मैंने पहले ही बताया है कि मान लो दो पार्टनर हैं, एक है राम और एक है कौन? तो एक है श्याम। ठीक है, अगर राम कमाते हैं, मान लो राम को इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 3000 रुपये। ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 3000 रुपये। अब इन्होंने बांट लिया है 1500 रुपये और इन्होंने भी बांट लिया है 1500 रुपये। लेकिन इन्होंने जब साझेदारी में किसको प्रवेश दिया है? मोहन को। किसको प्रवेश दिया है? मोहन को। अब मोहन के आने से मान लो इनको फिर से प्रॉफिट हुआ है 3000 रुपये का, तो अब की बार बटेगा तो किस हिसाब से बटेगा? 1000 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले ये लोग 1500 मिल रहे थे, अब इनको 1000 मिलने लगे, तो मतलब राम ने अपना हिस्से का त्याग किया है 500 रुपये का और श्याम ने अपने 500 रुपये का त्याग किया है, तभी तो मोहन को जाके मिला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग नया अनुपात निकालेंगे। और नए अनुपात की गणना मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम लोगों ने देखो दिखाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि नए अनुपात की गणना, ये देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया है। और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन नया अनुपात ही है, नए अनुपात की बात ही कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात की हुई है।
तो यहाँ पर इन क्लास को ज़रूर देखिए क्योंकि मैंने जो बातें पहले ही करा दी हैं। ठीक है, अब नए अनुपात को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर हम लोग नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों का लाभ प्रभावित होता है, वह अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से ही प्राप्त करता है। अतः नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना आवश्यक होती है। साझेदारों के पारस्परिक समझौते के आधार पर इसकी गणना निम्न में से किसी भी एक विधि द्वारा की जा सकती है। अब जो विधियां हैं उनकी बात हम लोगों ने पहले ही की हुई है, मैंने विधियां बताई तो नहीं है कि कौन कौन सी विधियां इसमें प्रयोग करते हैं, तो वो उसमें विधियां नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक स्टेप दिए गए हैं कि अब ये करिए, अब ये करिए। जैसे मैंने पिछली क्लास आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाया था, मतलब क्वेश्चन भी कराए थे, वहाँ पर ये बातें यहाँ पर भी उसी को हम लोग विधियों में कह दिया गया है कि पहले स्टेप पर आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पर आप क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से ये विधियों का यहाँ पर बात नहीं की है। ठीक है, अब बात आती है कि साझेदारी के विघटन की। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब एक फर्म के सभी साझेदार आपस में पूर्व स्थापित संबंध विच्छेद कर लें, मतलब कि आपस में अगर हम लोग बात करते हैं कि सभी साझेदार आपस में या तो ठीक है, या फिर जो पूर्व संबंध स्थापित किए हैं उनका विच्छेद, मतलब कि अलग अलग, ठीक है, उनका विच्छेद कर लें, तो इसे साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। साझेदारी फर्म को हम लोग अलग अलग, मतलब कि अब साझेदारी फर्म, या मान लीजिए कि ये साझेदारी फर्म अब बंद हो रही है, अलग अलग हो रही है, मतलब उन्होंने जो संबंध स्थापित किए थे दो पार्टनर ने, अब वो कह रहे हैं कि अब हम इसको नहीं चलाना चाहते हैं, तो साझेदारी फर्म का विघटन उसे हम कहते हैं। बात आती है कि साझेदारी फर्म के विघटन के बाद फर्म का व्यवसाय अनिवार्यता समाप्त हो जाता है। साझेदारी फर्म के विघटन के बाद जो व्यवसाय का जो है वो अनिवार्यता समाप्त हो जाता है, अनिवार्यता समाप्त हो जाता है। फर्म की संपत्तियां, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्म, ठीक है, फर्म की संपत्तियों का विक्रय कर दायित्वों का भुगतान किया जाता है। मतलब कि जो फर्म की संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उनको बेचा जाता है और बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे क्या किया जाता है, दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात अगर यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसे साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों को वितरित कर फर्म की लेखा पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं। ये होता है साझेदारी विघटन का अर्थ। अगर हम लोग अधिनियम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा की धारा की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, मान लो पूछा जाता है कि साझेदारी फर्म का जो विघटन है वो किस धारा में है, तो याद रखिए कि धारा किस में है, धारा 39 में है। और साझेदारी प्रवेश की बात करते हैं तो धारा वहाँ पर कौन सी धारा थी हम लोगों की, तो याद रखिए कि धारा जो है वो 31 की बात हम लोग वहाँ पर करते हैं, 32 नहीं, सॉरी, वहाँ पर हम लोग 31 की बात करते हैं। ठीक है, तो धारा की बात हम लोगों ने, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये परिभाषा सामने लिखी हुई है। ठीक है, फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को फर्म का विघटन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है कि साझेदारी, अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी विघटन की रीतियां, इनको अलग से लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कि साझेदारी विघटन की रीतियां अथवा प्रकार। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक।
अगर हम लोग बात करते हैं तो साझेदारी का जो विघटन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो ये 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं सामान्यतः। अगर उनकी बात करते हैं तो अगर समझौता हो जाए आपस में अथवा ठहराव द्वारा समापन। अगर समझौता अथवा ठहराव द्वारा समापन किस धारा में उसका उल्लेख किया गया है, तो धारा याद रखिए कि धारा किस धारा में उल्लेख किया गया है, तो याद रखिए धारा 40 में उसका उल्लेख किया गया है। और ये याद रखिए कि ये सभी अधिनियम, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभी अधिनियम की बात करते हैं। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा जैसे 40, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 41। तो इस प्रकार से हम लोग समापन की बात यहाँ पर करते हैं। अब इनके अंदर का हम लोगों को डिटेल नहीं पढ़नी है, क्योंकि बिल्कुल सही चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। साझेदारी विघटन की रीतियाँ अथवा प्रकार की बात करते हैं तो साझेदारी अधिनियम जो है 1932 की धारा 40 में कहा गया है कि समझौता अथवा ठहराव के द्वारा समापन किया जा सकता है। अनिवार्य समापन की बात करते हैं तो अनिवार्य समापन जो है वो धारा 32 में रखा गया है। तो अनिवार्य समापन की बात धारा 32 में की गई है। तो अगर अनिवार्य समापन की बात करते हैं तो अनिवार्य समापन में 3 चीज़ों को याद रखिए। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं उनको ज़रूर याद रखिए। तो वो पहली मतलब कि पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर, जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं। दिवालिया घोषित हो जाएं, ठीक है। पहली तो शर्त ये है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी शर्त की बात करते हैं, अब दूसरी शर्त क्या है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरी शर्त क्या है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब दूसरी शर्त की बात करते हैं तो फर्म का जो व्यापार है, फर्म का व्यापार अवैध घोषित हो जाए। फर्म का व्यापार अवैध इनलीगल अवैध घोषित हो जाए, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात की अगर हम लोग बात याद रखते हैं और तीसरी बात की बात याद रखते हैं कि जब साझेदारों की संख्या सामान्य साझेदारी में 50 से अधिक हो जाए। जब साझेदारों की संख्या सामान्य साझेदारी में 50 से अधिक हो जाए। 50 से अधिक हो जाए। तो ये 3 बातें इसमें हम लोगों को याद रखनी है। पहली बात कि जब जो साझेदार हैं उनमें से समस्त साझेदार या तो दिवालिया घोषित हो जाएं या फिर एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं। दूसरी बात क्या है कि फर्म का जो व्यापार है वो अवैध घोषित हो जाए। और तीसरी बात जो है कि जब साझेदारों की संख्या सामान्य साझेदारी से 50 से अधिक हो जाए। तो यहाँ पर अनिवार्य समापन, इन 3 केस में हम लोगों का अनिवार्य समापन की स्थिति लगती है। और ये धारा की बात अगर हम करते हैं तो धारा 41 में इसका उल्लेख किया गया है।
तीसरी बात की अगर हम लोग बात करते हैं तो आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर समापन। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर समापन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी निश्चित कार्य के पूरा हो जाने पर, ठीक है, किसी निश्चित कार्य के पूरा हो जाने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर, तो इस प्रकार से वहाँ पर आकस्मिक घटनाओं के घटित होने की बात यहाँ पर आती है। तो ये धारा की बात करते हैं तो धारा 42 में उसका उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सूचना द्वारा समापन की बात करते हैं तो सूचना द्वारा समापन की बात करते हैं तो धारा 43 में इसकी बात कही गई है, और न्यायालय द्वारा समापन की बात अगर हम लोग करते हैं तो धारा 44 में इसकी बात कही गई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि विघटन संबंधी लेखे की बात अगर हम लोग करते हैं तो विघटन संबंधी जो लेखे हैं उसमें साझेदारी फर्म के विघटन की तिथि को सामान्य व्यापारिक कार्य बंद हो जाता है, ठीक है, सामान्य व्यापारिक कार्य बंद हो जाता है, उसकी पुस्तकें भी बंद हो जाती हैं। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए निम्न खाते खोले जाते हैं। तो पहला खाता खोला जाता है रोकीकरण या वसूली खाता, जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। दूसरे को कहते हैं साझेदारों के चालू खाते तैयार करना, जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और तीसरा जो खाता है उसे बैंक रोकड़ खाता तैयार करना, जिसे कैश या बैंक अकाउंट कहते हैं। और लास्ट हम लोगों का साझेदार का ऋण खाता, जिसे हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग ये 3 खाते ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये 3 खाते ज़्यादा बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये सभी की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात भी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अगर हम लोग विघटन के बारे में बात करते हैं तो विघटन के संबंध में जो लेखे बनाए जाते हैं तो कौन कौन से लेखे बनाए जाते हैं, तो याद रखिए कि रोकीकरण या वसूली खाता, जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, इसमें समस्त संपत्तियों को हम लोग बेचते हैं और जो दायित्व होते हैं उनका भुगतान किया जाता है, और जो वसूली के खर्चे होते हैं उनको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि अगर पूछा जाता है, जैसे अगर पूछने वाली बात है तो यहाँ पर अगर पूछ देते हैं कि रोकीकरण या वसूली खाता का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर याद रखिए कि यह जो है इसका अगर नेचर की बात करते हैं तो इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए। इसको स्टार मार्क करके आप लोग रख सकते हैं कि जो रोकीकरण खाता होता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक, अगर हम लोग बात करते हैं तो वसूली खाता, वसूली खाता जो है वो एक नाम मात्र वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है, नाम मात्र का खाता। इस बात को याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, तो वसूली खाता अगर पूछा जाता है तो नॉमिनल अकाउंट है। इस बात को याद रखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि वसूली खाता किस प्रकार का खाता है, पूंजी खाता किस प्रकार का खाता है। अगर पूछा जाए कि जैसे मान लो अगर पूछा जाए कि पूंजी खाता कैसा खाता है, तो पूंजी खाता जो है तो याद रखिए कि पूंजी खाता कैसा खाता है, तो पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। इस मान को याद रखिए कि 4 प्रकार के 4 जो हैं वो खाते बनाए जाते हैं। रोकीकरण खाता, और दूसरा बनाया जाता है साझेदारों के चालू खाते, ठीक है। तीसरा बनाया जाता है कि बैंक या फिर रोकड़ खाता, या और जो अगला खाता बनाया जाता है कि साझेदारों का ऋण खाता। अब बात आती है कि हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिख पाए हैं तो, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे आप लोगों की क्लास हर हाल में लेनी थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारों के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं
कि साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन पर संचय का जो विभाजन होता है, अगर मान लो कि साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन अगर होता है तो संचय जो है, रिजर्व जो है, उसको हम लोग किस हिसाब से बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे? तो पुराने अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे, नए अनुपात में बांटेंगे, या फिर पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो किस अनुपात में बांटेंगे, तो इस बात को आप लोगों को बताना है। तो याद रखिए कि अगर साझेदारों के लाभ विभाजन में अगर परिवर्तन हो रहा है तो संचय को जो है, संचय मतलब कि पुराने रुपए से जैसे प्रॉफिट है उससे कमाए होंगे और उसी से संचय बनाया है, तो पुराने की बात करेंगे और तो पुराना अनुपात से हम लोग इनको बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुराने अनुपात की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विद्यमान जो साझेदार हैं, विद्यमान साझेदारों की लाभानुपात में परिवर्तन का परिणाम है। अगर जो है विद्यमान साझेदार हैं उनके लाभ अनुपात में अगर परिवर्तन होता है तो उसका परिणाम क्या है? त्यागी साझेदार के लाभ अनुपात में वृद्धि होगी, त्यागी साझेदार के लाभ अनुपात में कमी होगी, या सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में वृद्धि होगी, या फिर त्यागी जो साझेदार की ख्याति की राशि में हानि होगी। तो इसका सही आंसर जो है कि जो त्यागी जो साझेदार हैं, जो त्यागी जो मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके अनुपातों में कमी होगी। और त्याग अनुपात हम लोगों ने खूब पढ़ा था कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि ए बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में लाभ विभाजित करने का फैसला किया। उस स्थिति को चिट्ठी में दिखाई जाने वाली कामगार क्षतिपूर्ति का संचय लेखा उपचार क्या होगा, जबकि उसके लिए कोई अन्य जानकारी उपलब्ध ना हो। तब बात आती है तो पुराना अनुपात मतलब कि ये एक पुराना अनुपात है और यही पार्टनर जो हैं अब इनका जो है अनुपात, ये अनुपात हो जाता है, तो ये इनका नया अनुपात है। तो हो सकता है कि कोई जो साझेदार है, हो सकता है कि कोई जो साझेदार है वो त्याग करे, और हो सकता है कि कोई जो है साझेदार वो प्राप्ति करे। तो यहाँ पर दोनों अनुपात निकल सकते हैं कि त्याग अनुपात भी किसी को हो सकता है कि पैसे ज़्यादा मिल जा सकते हैं, और किसी को हो सकता है कि कोई ना कोई त्याग जरूर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं कि साझेदारों के मध्य अपनी पूंजी के अनुपात में वितरित होता है, या फिर साझेदारों के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात में वितरित होता है, या फिर साझेदारों के मध्य पुराने लाभ विभाजन अनुपात में वितरित होता है, या फिर नए चिट्ठे के लिए आगे ले जाया जाता है। तो कामगार क्षतिपूर्ति की जो संचय है उसको इन्होंने कहा है कि कौन से अनुपात में बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे या फिर इस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांटेंगे या फिर नए अनुपात में बांटेंगे या फिर पूंजी अनुपात में बांटेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो याद रखिए कि पुरानी बात है तो पुराना संचय है तो पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर की, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि साझेदारों के लाभानुपात में साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में शामिल है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में शामिल है। तो इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी के पुनर्गठन में क्या शामिल है, तो याद रखिए कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन, ये भी पुनर्गठन में शामिल है। साझेदारों की मृत्यु, ये भी पुनर्गठन हो सकता है। दो साझेदारों के मध्य का एकीकरण, तो ये भी पुनर्गठन की बात करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और लिखा हुआ है 5 नंबर में कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। तो इसका क्या होगा, अलिखित दायित्व का लेखा करने पर हम लोग क्या होगा कि वर्तमान साझेदारों के लाभ को या फिर वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, या फिर वर्तमान साझेदारों को लाभ अथवा हानि होगी, या फिर वर्तमान साझेदारों को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो अगर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित कोई दायित्व का लेखा होगा, अलिखित दायित्व पहले नहीं लिखा था लेकिन अब लिख दिया है, तो ये क्या होगा, तो ये क्या है, हानि है, बिल्कुल हानि है। तो वर्तमान साझेदारों को क्या होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, क्योंकि पहले नहीं लिखा था अब लिख गया है और पुनर्गठन की बात है। और पुनर्गठन मैंने बताया है आप लोगों को पिछली क्लास में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि एक x है और एक है हमारा कि x है और y है, एक है x और एक है y, 2:3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ विभाजित करने का तय किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि x और y है, पहले बांटते थे 2:3 में, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि अब हम लोग जो है अनुपात बांटेंगे वो बांटेंगे 1:1 में। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो है इनका पुराना अनुपात और ये क्या है, तो ये है इनका नया अनुपात। अब मैंने बताया था कि त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात और माइनस करते हैं हम लोग नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस करते हैं नया अनुपात, ठीक है। अब x को देखेंगे, सबसे पहले x को देखेंगे। x का हिस्सा, पुराना हिस्सा कितना है, तो x का ध्यान से देखिए, x का जो हिस्सा है वो है 2, तो लिखो 2 और बटे में हम लोग यहाँ पर इनका टोटल लिखते हैं, 2 और 3 कितने होते हैं 5। अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। नया हिस्सा x का कितना है, तो 1 बटे में यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो बटे में यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 मिलके कितना होंगे 2 होंगे, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि 5 है और नीचे 2 है, यहाँ पर जब सेम नंबर नहीं है तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। अब 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़िए और 5 का जो पहाड़ा पढ़िए कि 5 दूनी 10, 2 बार गया तो जितने बार जाए उतने का मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, 2 दूनी 4, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब आती है बात कि 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10। अब आप कहेंगे कि 5 में से 4 नहीं घटेंगे, तो यहाँ पर बस इतना समझना है आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों का त्याग अनुपात बराबर हम लोगों का, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो x त्याग नहीं कर रहा है। अगर उल्टा माइनस में आता है, जैसे मान लो कि 4 में से 5 तो माइनस होंगे नहीं, 5 में से 4 जरूर माइनस हो जाएंगे, तो हम लोग इतना देखते हैं कि यहाँ पर x जो है वो त्याग नहीं कर रहा है, त्याग नहीं कर रहा है। तो भाई कौन त्याग कर रहा है, तो y त्याग कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर अगर जोन काम हम लोगों ने x में किया है तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। अब बात आती है कि y का देख लो, y कितना है, तो y का है 3 बटे में हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ पे कितना है 1 बटे में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 2 और 2 3 6 और 5, इसका 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 तो 5
और 5 एकम 5। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। और 1/10 की बात करते हैं तो बाई जो है कितना हिस्सा त्याग करेगा, तो बाई 1/10 हिस्सा त्याग करेगा और किसको देगा, तो किसको मिलेगा, तो x को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाई द्वारा त्याग किया जाएगा 1/10 हिस्से का, बाई सेक्रीफाइस 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इसको देखना होगा भाई। तो इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करिए। होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करिए कि ABC हैं 1, 2, 3 के अनुपात में लाभ विभाजन अनुपात को करते हैं। उन्होंने अनुपात में परिवर्तन कर दिया है, अब उनका अनुपात है 3, 2, 1 में परिवर्तन कर दिया है, तो कौन सा साझेदार अप्रभावित होगा, ये बताना है आप लोगों को कि कौन सा साझेदार जो है वो अप्रभावित होगा। मतलब किसके अनुपात पर कोई प्रभाव की बात आती है तो नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात आती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बताना है। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि ये मैंने जो एक बैच चालू किया है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक बैच चालू किया है यूपी पुलिस की बात करते हैं, चाहे हम लोग बिहार पुलिस की बात करते हैं, चाहे झारखंड पुलिस की बात करते हैं, तो एक बैच हम लोगों ने सामान्य हिंदी का जो बैच है इसको हम लोगों ने चालू किया है। झारखंड अमल जरूरी नहीं है कि ये पुलिस में ही काम आएगा। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसमें आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मेरा द्वारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को अकाउंट के बारे में भी पढ़ाऊँगा, प्लस आप लोगों को हिंदी के बारे में भी आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अच्छी तरीके से इसको सब्सक्राइब करके और शेयर करिए। ठीक है, मैं अदर स्टेट में मतलब कि जैसे मान लो कि DSSB में एग्ज़ाम होते हैं, DSSB में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग EMRS PGT की बात करते हैं, EMRS PGT की बात करते हैं, और भी जैसे मान लो कि SSC GD की बात करते हैं, SSC GD की बात करते हैं, जहाँ भी हिंदी की बात आती है तो वहाँ पर भी हम लोग हिंदी को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अब हिंदी में मैं आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि पहले आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर उसके बाद बताइए कि अगर कोई कमी रहती है तो आप लोग बताइए। ये क्लास नंबर आप लोगों को एक जो मिलने वाली है बहुत ही जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, और शुरू में सबसे पहले करेंगे तो संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पढ़ाएंगे कि संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं 2023 तक अभी तक कितने क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ामों में, अलग अलग एग्ज़ामों में आए हुए हैं। चाहे यूपी पुलिस की बात करें, चाहे यूपी ARO की बात करें, हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, यूपी पैट की बात करें, चाहे हम लोग बिहार जो है शिक्षक भर्ती की बात करें, तो चाहे किसी की बात करें, बिहार शिक्षक भर्ती में भी अगर प्राइमरी की बच्चे तैयारी करते हैं और मान लो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्वालीफाई जो नंबर होते हैं 30 नंबरों के क्वालीफाई होते हैं, उसमें हिंदी ही आती है। ध्यान रखिए, उसमें हिंदी ही आती है, प्लस में आप लोगों को इंग्लिश भी देखने को मिलती है। ये बात मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होगा। तो बस अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए और अच्छी तरीके से अपने चैनल पर पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।